press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के जो 12 पाठ है संसार पुस्तक है, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ को आप सभी को पता है, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज दैट, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी जो बॉन्ड थी, ये अपने ही जो देश के बारे में, अपनी धरती के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बोलना पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत ही पसंद थी। यह अपनी ही बेटी, अपनी पुत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी जी जब 10 साल की लड़की थी, तब ये तो मसूरी में रहती थी। जब हमारे जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे पत्रों को लिखे हैं, इन्हीं पत्रों को लेकर पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ऐसे एक संकलन को रचे हैं। इसी संकलन से लिए हुए एक पत्र आपको दिए हुए ये जो पाठ है संसार पुस्तक है। समझ में आए ना? इसका मतलब क्या है? आपको दिए हुए ये जो पाठ है, रियलिटी में यहाँ एक लेटर है। इस लेटर को हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखे हैं। समझ में आए ना बच्चों? ये जो संकलन है, इसका मतलब क्या है? कौन सा संकलन मैं बोले आपको? जो पिता के पुत्र, पिता के जो पत्र, पुत्री के नाम पर। इस संकलन को यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे हैं, यानी जो इंग्लिश में लिखे हैं। इसको हमारे जो प्रसिद्ध उपन्यासक नादान दोस्त के जो लेखक आप सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं। इसमें इस पत्र में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को क्या क्या लिखे हैं, हम इस पाठ में देखते हैं। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो, इसका मतलब क्या है? इंदिरा गांधी जी जब हमारे जो नेहरू जी के साथ रहती थी, तब बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंदिरा गांधी जी ने नेहरू जी को पूछते थे और नेहरू जी उन सारे जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश करते थे, यानी ट्राई करते थे। इसका मतलब क्या है? ऐसे जो प्रश्नों को यहाँ इंदिरा गांधी जी नेहरू जी से पूछते थे। ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। समझ में आए ना? तो कैसे जो प्रश्नों को यहाँ इंदिरा गांधी जी पूछते होंगे, समझ में आए ना? लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। देखिए, लेकिन अब यहाँ इंदिरा गांधी जी कहाँ है? मसूरी में है। मसूरी में रहती थी इंदिरा गांधी जी। कब? जब 10 साल की लड़की थी। जब इंदिरा गांधी जी मसूरी में रहती थी और जो नेहरू जी इलाहाबाद में रहते थे, और ये जो दूर दूर रहते थे, अलग अलग प्लेस में रहते थे। इस समय वो दोनों पहले जो साथ में रहते थे ना, तब कैसे बातें करते थे, ऐसे बातें अब करने के लिए नहीं होती है ना? इसलिए वो कैसे बातें करना चाहिए? लेटर्स के द्वारा ही बातें करना चाहिए, है ना? जो पत्रों के द्वारा ही यहाँ वो दोनों बातचीत करना चाहिए। इसलिए यहाँ जो हमारे नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे जो पत्रों को लिखे हैं। बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए इरादा किया है जो कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों के जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएँ लिखा करो। देखिए, इसलिए मैंने इरादा किया है, यहाँ जो निर्णय लिए हैं, कुछ डिसीजन लिए हैं,
जो क्या करने के लिए यहाँ नेहरू जी ने हमारे जो देश के बारे में और हमारे देश के अंदर रहे हुए जो छोटे बड़े जो प्लेसों के बारे में, स्थानों के बारे में और जो दुनिया और छोटे बड़े देशों के, यह पूरी हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया में जो बसे हुए देशों के बारे में और देशों में भरे जो बसे हुए छोटे बड़े जो स्थानों के बारे में, शहरों के बारे में या राज्यों के बारे में छोटी छोटी जो कथाओं को लिखकर मैं तुम्हें पत्र में भेजना चाहता हूँ। ऐसा यहाँ कौन बोल रहे हैं? हमारे जो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी को बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो दूर रहते हुए भी नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे विषयों को यहाँ खाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। समझ में आए ना? जो सिखाना चाहते हैं। ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರೊಳಗಿರೋ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಲೆಟರಲ್ಲಿ। ऐसे ही हम जो लिखते ही जाए तो लेसन की तरह वो तो समझ में नहीं आते हैं, और जो कथा के रूप में हम लिखे तो इमेजिन करके वो जान सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे कथाओं को मैं लिखकर तुम्हें समझाना चाहता हूँ और ಸಿಖಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬರೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। देखिए, तुमने हिंदुस्तान यानी हमारे जो हिंदुस्तान के बारे में और यहाँ इंग्लैंड के बारे में, यानी ये दोनों के बारे में यहाँ इंदिरा गांधी जी को पता है। इसका मतलब क्या है? इसके बारे में पढ़े हैं। इंदिरा गांधी जी इंग्लैंड में जो कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे जीवन बिताते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, इस सभी विषयों के बारे में हमारे इंदिरा गांधी जी को पहले से ही पता है। इसके बारे में वो पढ़ चुके हैं इंदिरा गांधी जी। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। देखिए, यहाँ तो छोटा सा टापू है इंग्लैंड तो, है ना, और हमारे जो इंडिया कैसे हैं बहुत बड़ा देश है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे इंडिया तो बहुत बड़ा देश है ना देखने में, लेकिन हमारे जो देश में, हमारे पूरी दुनिया में हम गए तो ये भी कैसे दिखती है? एक छोटा सा हिस्सा जैसे दिखते हैं। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೇಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತನೂ ಸಹಿತ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಛೋಟಾ ಸಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಲಗ್ತಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ, ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है तो, कुछ समझना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका जो शौक़ है तो, यानी इसके बारे में तुम क्यूरियस है तो, तुम्हें क्यूरियासिटी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों को जो इसमें बसी हुई है, सभी देशों के बारे में, दुनिया में बसे हुए सभी देशों के बारे में, अलग अलग देश हैं हमारे दुनिया में, है ना, सभी देशों के बारे में, सिर्फ देशों के बारे में ही नहीं, वहाँ जो रहने वाले लोगों के बारे में और उन लोगों के जो जाति कौन से हैं,
जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब यहाँ कैस्ट के रूप में हम नहीं लेते हैं। उनके जो रिवाज क्या है, वो कैसे जीते हैं, जी रहे हैं, इन सभी विषयों के बारे में तुम्हें जानना होगा। लेकिन जो हमारे भारत में कैसे रहते हैं लोग, इसी तरह इंग्लैंड में हमारे जो संस्कृति कैसे है, भारत की संस्कृति, ऐसे इंग्लैंड की संस्कृति नहीं है। वहाँ के कल्चर ही अलग है ना। इसी तरह इंग्लैंड और अमेरिका, जो वहाँ के जो कल्चर ही अलग है ना। इसीलिए हमें यहाँ नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, तुम्हें दुनिया के बारे में समझने के लिए क्यूरियस है तो तुम तुम क्यूरियस है तो, तुम्हें क्यूरियासिटी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ देशों के बारे में ही नहीं, देशों के अंदर रहने वाले जो लोगों के बारे में, उनके जो कल्चर के बारे में, उनके जो रहन सहन के बारे में तुम्हें सीखना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटी सी देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, सिर्फ तुम कहाँ पैदा हुई हो, इसका मतलब क्या है? ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರೋ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶದ ಬಿಟ್ಟು, ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಬರೀ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆದು ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। देखिए, यहाँ तो आपस में जो आमने सामने बैठकर इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी तो कहाँ है? मसूरी में है, और नेहरू जी इलाहाबाद में है, इसलिए जो पत्रों के द्वारा ही ये दोनों बात कर सकते हैं। ऐसे जो खत में जो कितने लिखना चाहिए, है ना, 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज लिखना काफ़ी हो सकती है। इसके ऊपर लिखने के लिए यहाँ नेहरू जी को टाइम भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और इतने सारे खतों को लिखने के लिए और बहुत सारे विषयों को एक ही जो लेटर में पूरा करके लिखना भी असंभव है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ। ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೋನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎದ್ರಂಬದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ेगी और समझेगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। देखिए, लेकिन मुझे आशा है कि थोड़ी सी बातों को भी, इसका मतलब है क्या है? आशा है कि इच्छा, मुझे मालूम है और मुझे समझ में है कि मैं थोड़ी सी भी यहाँ जो लिखा कर बेचता हूँ, तो जो थोड़ी विषय में लिख दूँ तो इसके बारे में खूब समझने की जो दिमाग या शक्ति तुम्हारे अंदर है, ये विषय मुझे मालूम है। ऐसे यहाँ नेहरू जी अपनी जो पुत्री को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी यानी जो बहुत ही इंटरेस्ट से,
बहुत ही ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ से तुम पढ़ सकते हो. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಾದೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀನು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ತೀಯಾ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और समझेगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं. देखिए, ये दुनिया तो एक ही है. इसका मतलब क्या है, हमारे जो ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, विश्व है, एक ही है. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು. हम देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ हैं हमारे जो दुनिया के अंदर इसमें बसे हुए हैं. और यहाँ देश के अंदर बसे हुए सभी जो लोग हैं वो सभी कौन है, हमारे भाई बहन हैं. इसका मतलब क्या है, ये दुनिया एक ही है और यहाँ हम सब रह रहे हैं और हम सभी क्या है, एक दूसरे के लिए भाई बहन जैसे हैं और ಎನಿಮೀಸ್ नहीं हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದೇ, ಕಂಟ್ರೀಸು ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು. ಆದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಈ ದುನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी. देखिए, यहाँ आबाद का अर्थ का मतलब क्या है, यहाँ बसे हुए. बसे हुए यानी इस दुनिया के अंदर बसे हुए. इसके आगे क्या बोलते हैं, जो जब तुम बड़े हो जाओगे, यानी इंदिरा गांधी तब बड़े हो जाते हैं, दुनिया और उसके आदमियों के हाल को मोटी मोटी किताबों में पढ़ते हो. इसका मतलब क्या है, दुनिया, इस सारे जो संसार का, सारे जो दुनिया का और यहाँ रहने वाले जो आदमियों के, लोगों के बारे में तुम ಬಡಿ ಬಡಿ ಮೋಟಿ ಮೋಟಿ ಪುಸ್ತಕವೊಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೆ ಹೋ. ಅಂದರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡೋಳಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡೋಳಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, यहाँ जो इडी सारे जो संसार का, ये जो वर्ल्ड का, यहाँ जो रहने वाले जो आदमियों के जो बारे में, इनके जो हाल के बारे में और ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೇಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಜೀವನದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತೀಯ ದೊಡ್ಡೋಳಾದಮೇಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा. देखिए, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, इसका मतलब क्या है, हमारे जो कंट्री के, हमारे जो दुनिया के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, यहाँ के जो रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी स्थिति गति के बारे में जब तुम पढ़ के समझ सकते हो, तब तुम्हें बहुत ही आनंद मिल सकती है, खुशी मिल सकती है. जैसे इतना खुशी तुम किसी भी जो उपन्यास में, कथाओं में पढ़ के नहीं मिल पाओगी, तुम्हें मिल सकती है. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖುಷಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಖುಷಿ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यह तो तुम जानती ही हो कि यहाँ धरती लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था. देखिए, यह तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है.
इसका मतलब क्या है, हम सभी को पता है अक्षरों के महत्व। इस पाठ में हम सभी जान चुके हैं कि हमारे धरती का जो उत्पत्ति कैसी होती है। हमारे जो धरती के लिए 5 अरब वर्ष की पुरानी की इतिहास है ना। 5 अरब वर्ष के, अरब साल के जो पीछे का धरती है, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಬ್ जो उसी को यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था. बहुत दिन तक, बहुत वर्ष तक हमारे दुनिया में कोई भी आदमी पैदा नहीं हुए थे. समझ में आई ना. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी. देखिए, यहाँ कोई भी आदमी पैदा नहीं हुए थे. यहाँ आदमी या लोग पैदा होने के पहले, मानव पैदा होने के पहले जो जानवर पैदा हुए थे, जानवर पैदा होने के पहले इस धरती पर जो वनस्पतियाँ थे, इसके पहले कुछ भी नहीं थे. ऐसा यहाँ कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಂತೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ವಂತೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತು, ಜಗತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು? ಬರೀ ಔಷಧಿಗಳು, जो पेड़ पौधे वनस्पतियों के ही हम देख सकते थे, ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸಹಿತ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जानवरों के पहले जो कोई जानदार चीज़ नहीं थी. जानदार चीज़ का मतलब क्या है यहाँ? जानदार चीज़ का मतलब है तो कोई जानवरी चीज़, यानी जानवरी चीज़. इसका मतलब क्या है? जो जिंदा नहीं है, जिनमें जीव नहीं है, ऐसे जो चीज़ यहाँ धरती पर पहले नहीं पैदा हुए थे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है. देखिए, ये क्या बोल रहे हैं कि आज तो बहुत जो करोड़ों वर्षों पहले यहाँ कोई भी जो जानवर नहीं थे, आदमी नहीं थे, खाली खाली थे, जानदार चीज़ नहीं थे. लेकिन आज क्या हो गई है? जो चेंजेस हो गए हैं. हम जो सभी तरह के जो आदमियों को देख सकते हैं, बहुत सारे प्राणियों को, पक्षियों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, पर्वतों को हम यहाँ दुनिया में देख सकते हैं. लेकिन जब कुछ भी यहाँ धरती पर नहीं थे, इसे हम ख्याल भी नहीं कर सकते, यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते. ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ. ಯಾರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ, ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಏನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सिर्फ जानवरों से पहले कुछ न, जो ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था. लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा है, पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ धरती बेहद गर्मी थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी. देखिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो इसके बारे में हमारे जो विद्वानों ने, विज्ञानियों ने बहुत सारे जो क्या कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, है ना. इसी को यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो ये तो इनके जो द्वारा हमें पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं कि धरती बहुत जो करोड़ों वर्ष पहले धरती पर बहुत गर्मी थी. ये दुनिया आग की गोली थी. अब हम अक्षरों के महत्व पाठ में हम देख सकते हैं कि जो ये दुनिया बहुत करोड़ों वर्षों पहले एक आग की गोली जैसी थी. इसका मतलब क्या है? बहुत गर्मी है तो यहाँ जो कोई भी जो मनुष्य या पेड़ पौधे या कुछ भी जो सजीव
वस्तुएं जी सकते हैं क्या? गर्मी से वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। वह पैदा होने के लिए अवकाश ही नहीं मिलते हैं। ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ತುಂಬಾ ತಾಪಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದುನಿಯಾ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಬದುಕುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. और कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। देखिए, और अगर हमें उनकी किताबें पढ़े, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो अलग अलग जो विज्ञानियों के, अलग अलग विद्वानों के जो भी यह धरती के बारे में जो जांच किए हैं, इनके बारे में हम ये लिखे हुए पुस्तकों के द्वारा हम पढ़े तो हमें मालूम होते हैं कि जो कुछ हड्डियाँ मिले तो या कुछ निशाने मिले तो हम अक्षरों के महत्व पाठ में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो रॉक यानी जो शिलाओं के ऊपर जो चित्र को बनाए थे, इसे देखते हैं तो, या जानवरों की हड्डियों को देखते हैं तो, बोन्स देखते हैं तो, स्केलेटन्स देखते हैं तो हमें क्या मालूम होते हैं कि जो इस दुनिया में भी जो 100 करोड़ वर्ष पहले या इसके आगे कुछ जो चीज़ थे वो धरती पर जीते थे, ऐसे हम समझ सकते हैं, हमें ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। इसका मतलब ಪಹಾಡ और ಜಾನುವಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಹಾಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ವು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವು ಬದುಕಿದ್ವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅದು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯಾರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖೋಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, तुम इतिहास के जो किताबों में ही पढ़ सकती हो, ये सारे विषयों के बारे में, यहाँ दुनिया कैसे जो उत्पत्ति होती है, कैसे जो पैदा होती है, यहाँ के जो जानवर कैसे पैदा होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में तुम इतिहास से ही पढ़ सकते हो, हिस्ट्री से ही तुम पढ़ सकते हो, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, बहुत सारे विषयों को हम समझ सकते हैं हिस्ट्री जो पढ़ने से, है ना? जो राजा महाराजाओं के जो काल के बारे में, सभी विषयों के बारे में हम हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं, है ना? लेकिन पढ़ सकते हो, लेकिन तो पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, जो पुस्तक कौन लिखते हैं? अक्षरों के महत्व पाठ में भी आप समझे हैं कि जो बहुत करोड़ों वर्ष पहले कोई भी जो इंसान पैदा नहीं हुए तो उनको पढ़ाई लिखाई ही नहीं आते, तो वह आदमी ही पैदा नहीं है तो पुस्तक को कौन लिखते हैं? ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು? ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕವು? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕವು? ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಜೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। देखिए इसी को मैं बोली, जो कोई भी आदमी पैदा नहीं हो तो उस समय के बातों के बारे में, तब के जो सिचुएशन क्या थे, इन सभी विषयों के बारे में हमें कैसे पता चलती है?
इसके बारे में हम सोचने बैठे तो हमें क्या उत्तर मिल सकती है, कैसे उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी को यहाँ बोल रहे हैं। या सोच लेते और सुंदर परियों की यहाँ बड़े मज़े की बातें होती हैं, क्योंकि बैठे बैठे बात सोच निकाले, यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। देखिए, ऐसे ही हम सोचते सोचते यहाँ हमारे कल्पना में क्या क्या आते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, उस दुनिया में ऐसे जो लोग थे, छोटे छोटे आदमी थे, हमारे जैसे जो बड़े आदमी नहीं थे, जो एलियंस जैसे थे, नहीं वो परियों के जैसे थे। ऐसे हम मनपसंद कहानियों को हम लिख सकते हैं क्या? या हम ऐसे जो इमेजिन कर सकते हैं क्या? गढ़ लेने का मतलब क्या है यहाँ? जो इमेजिन करना, गढ़ लेना, गढ़ना यानी जो इमेजिन करना। ऐसे ही सोचते ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ದುನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಿಜ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಮಾಯಾಮಂತ್ರದ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈನಾಸರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈನಾಸರ್ಗಳು ಬರೀ ಡೈನಾಸರ್ಗಳೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. वो कैसे रहते थे? और ये जो परियों के कहानियों को हम सुनते हैं, हमारे पुराने जो देवताओं के बारे में हम सुनते हैं, है ना, फेरी टेल्स को ही हम ले सकते हैं। वो कैसे फेरी टेल्स वो सच हैं या नहीं, ऐसे ही मनपसंद कहानियों को ये लिखे हैं क्या? ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದಾ? ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಜ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. और कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देख बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? देखिए, इसी को भी बोल रहे हैं। लेकिन जो कहानी हम ऐसे जो कहानी हमारे माइंड में आए तो यहाँ हम उसे देखने से पहले ही ऐसे जो इमेजिन हमारे माइंड में आती है क्या, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ? वो ठीक कैसे लगती है ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿರಬೇಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಗರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೋರೆಮನ್ ಅಂತನೋ ಬಂತಪ್ಪ, ಛೋಟಾ ಭೀಮನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೋರೆಮನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಗರು. ಅದು ನಾವು ಛೋಟಾ ಭೀಮನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತದು, ಹೌದು ತಾನೇ, ಡೋರೆಮನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಗರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನೂ ನೋಡ್ದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती जितनी किसी किताब से नहीं होती. देखिए क्या बोल रहे हैं, लेकिन खुशी की बात तो ये है. क्या खुशी की बात है तो जो हमें पुराने ज़माने में कुछ ऐसे जो हम चीज़ों को देख सकते हैं, उन चीज़ों को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि उस समय में जो दुनिया कैसी थी, जो कौन से जो चीज़ है यह दो दिए हैं उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किताब से होती. ऐसे जो पुराने समय के जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ थिंग्स है,
उन थिंग्स को या चीज़ों को देखकर हमें कुछ विषयों के बारे में मालूम हो सकती है, हम कुछ विषयों को जान सकते हैं कि इस दुनिया के बारे में, जैसे जो किताबों को पढ़कर हम समझ सकते हैं। ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹಳೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅವು? ಯಾವಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ? देखिए ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है. देखिए ऐसे जो चीज़ कौन से है, कौन से जो चीज़ों से हम दुनिया के जो पुराने हाल के बारे में हम समझ सकते हैं कि जो नेचुरल गिफ्ट है हमारे जो प्रकृति में आई है, कौन से चीज़ है जो प्रकृति के जो चीज़ है, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, और यहाँ के जो जानवर जब मरते हैं तो उनके जो हड्डियाँ, ये सभी चीज़ों को हम देखकर और उनको जो बहुत ही जो इंटरेस्ट से हम देखें तो, बहुत ही गौर से हम देखें तो हमें मालूम होती है कि जो हमारे जो पुराने समय में जो हमारे जो विश्व कैसे थी, यहाँ दुनिया कैसे थी, यहाँ कौन से जो जीव रहते थे. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ನೇಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಏನೇನಿಲ್ಲಿ ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಹೌದಾ, ಹಾಗೆ ಸತ್ತಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಏನೇನು ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ, है ना. हम अभी भी देख सकते हैं कि जो यहाँ जो रिसर्च सेंटर्स में जो बहुत सारे हम देख सकते हैं. डायनासोर के बारे में हम लिए तो यहाँ डायनासोर या कुछ परियों के बारे में, जल परी हम कहते हैं, ऐसे जो जल परियों के बारे में या डायनासोर के बारे में उनके जो हड्डियाँ मिले तो या उनके बारे में कुछ जो खुराक मिले तो, प्रूफ्स मिले तो यहाँ क्या करते हैं, इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जो रिसर्च करना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलते हैं कि जो डायनासोर क्या क्या खाते थे और कितने साल तक ये जीवित रहते थे और इनके जो दांत कैसे थे, जो डायनासोर के समय में जो और भी जो कौन से जो प्राणियाँ रहते थे, इन सभी विषयों के बारे में यहाँ जो रिसर्च सेंटर से हमें पता चलते हैं, है ना. उसी तरह यहाँ पेड़ पौधों से, पहाड़ों से भी हमें पता चलते हैं कि जो पुराने समय में इस दुनिया में क्या क्या रहती थी. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो इसके आगे यहाँ नेहरू जी क्या बोलते हैं, हम आगे के जो भाग में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.